हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ आई लव यू वीइंग और आई लव यू लेंसन के पार्ट 26 को शेयर करने वाली हूँ। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो। जितने भी लोग मेरे इस चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रीवियस वीडियोस को देख लें, जिससे कि स्टोरी उनके समझ में आ सके। लास्ट एपिसोड में हमने लास्ट पार्ट में देखा था वीइंग फिर से गहरी नींद में चला जाता है। उसने बेन रोहान, मेंग्याओ और वहाँ पर जितनी भी स्पिरिट थी, सूसे और सूसे के जितने भी जो भी सिपाही थे ना, उन सबको ना वीइंग ना मार डालता है, ख़त्म कर देता है अपनी ताकत से। बाव से सैन को चोट लगी थी। वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था वीइंग को अपनी बाहों में लेकर के। तभी वहाँ पर लैन कुरैन पहुँचते हैं। जियांग फैनमियांग और मैडम यू भी वहाँ पर पहुँच गए थे। अब हमें ना इससे थोड़ी देर पहले का 2-3 घंटे पहले जब लैंसी चैन ने वो बटरफ्लाई लेटर भेजा था ना, तब का हमें सीन दिखाया जाता है। जैसे ही वो लेटर नी मिंजू के पास पहुँचा, वो अपने जो होता है ना राजा लोगों का सभा वगैरह लगा के वो बैठते हैं क्लैन में, क्लैन के लीडर थे तो वो बैठे हुए थे, वो ना सुन रहे थे केस वगैरह जो आते हैं उनको जैसे सुनते थे ना वैसे सुन रहे थे, उन केसों को सॉल्व कर रहे थे अपने दरबार में बैठ के, अपनी सभा में बैठ के उनको सॉल्व कर रहे थे। जैसे ही लैंसी चैन का लेटर उनके पास पहुंचता है, वो उस लेटर को रीड करते हैं और वो जो भी काम कर रहे थे ना उन सब कामों को करने की कह देते हैं कि मैं इन सब बातों को बाद में सुनूंगा। और अभी ना वो ना सभा में से उठ के ना चले जाते हैं और वो नियर वे सांग से जाके कहते हैं कि तुम क्लैन को संभालो थोड़े दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए, मुझे कहीं जाना है अर्जेंट में। नियर सांग ना उनसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं भाई, आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन नी मिंजू ना उसे बताते नहीं है, कहते हैं कि कुछ नहीं, मुझे कोई काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे अभी निकलना होगा, बस तुम ध्यान रखना क्लैन का, क्लैन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतना कह के वो तुरंत वहाँ से निकल गए थे। नियर सांग ना उनसे ना पूछना चाहता था क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या हुआ है, क्योंकि उनके फेस पे ना एक बहुत ही ज़्यादा बरिड एक्सप्रेशंस आ रहे थे। ऐसा लग रहा था उन्हें देख कर के कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन ये सांगना उनसे ना एक बार पूछने के बाद फिर दोबारा पूछने की ना हिम्मत नहीं कर पाता है। और नी मिंजू वहाँ से तुरंत उन्होंने सीखा है, ऑब्वियसली वो लैंसी चैन के दोस्त हैं, लैंसी चैन के साथ उन्होंने क्लासेस ली थी, तो उनको ना लैंसी चैन ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं लैन क्लैन की। उनको आता है बटरफ्लाई लेटर रीड करना आता है, लिखना आता है, लैन क्लैन की तरह साइलेंसिंग स्पेल आता है, लैन क्लैन की तरह ही तलवार पर उड़ना आता है। वो अपनी तलवार से उड़ के और तुरंत जहाँ पे लैंसी चैन ने बोला था वो उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। और जैसे जब वो जा रहे थे ना तो उन्होंने देखा कि लैन क्लैन लीडर भी उसी साइड जा रहे हैं, लेकिन उनकी स्पीड कम थी नी मिंजू की, और लैन क्लैन लीडर की स्पीड बहुत तेज़ थी, वो बहुत फास्ट जा रहे थे। उन्होंने अपने डिसिपल्स से कह दिया था कि तुम लोग जल्दी आओ, देर मत करो, और मुझे जल्दी जाना है तो मैं जा रहा हूँ आगे आगे। नी मिंजू जब ये देखते हैं तो नी मिंजू कहते हैं कि मैं इन डिसिपल्स को लेकर के आऊँगा, आप जाइए। वो लैन कुरैन के पास जाते हैं और इस बात को बोलते हैं। तब लैन कुरैन वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। नी मिंजू उन डिसिपल्स को अपने साथ लेकर आते हैं, और जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि उनसे पहले ही लैन कुरैन वहाँ पहुँच ही चुके थे। ऑब्वियसली उन्हें पता था, लेकिन मैडम यू और जियांग फैनमियांग भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्हें देखकर नी मिंजू बो डाउन होते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं, लैन कुरैन को भी बो डाउन करते हैं वो। उसके बाद वो अपने स्वर्ण ब्रदर लैंसी चैन की तरफ देखते हैं, जो कि वांग जी के राइट हैंड साइड पे खड़े हुए थे, और वो वांग जी को समझा रहे थे कि वांग जी हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, तुम चलो यहाँ से। लेकिन वांग जी सुन ही नहीं रहा था, उसको ना कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, वो किसी की भी बातों को नहीं सुन रहा था, वो बस वीइंग को देख कर ना रो ही जा रहा था। वीइंग को
अपने सीने से लगा के बस रो ही जा रहा था। उसको आयुएन सिजवी किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और आयुएन और सिजवी भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे, लिटरली उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। तभी नी मिंजू कहते हैं कि हमें पहले इन्हें लेकर जाना चाहिए क्लैन में, तब हम कुछ कर पाएंगे। और क्या ये मास्टर वे हैं? तब लैन सिचेन नोट करते हैं अपने सिर को और हाँ में हिला देते हैं। तभी वहाँ पे बाओ से सहन कहती हैं कि वीयिंग कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे साथ रहेगा। बाओ से सहन की ऐसे आवाज़ सुन के ना किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था वहाँ पे कि यहाँ पर बाओ से सहन है। बाओ से सहन की ऐसे आवाज़ सुन के सब लोग उसी डायरेक्शन में देखने लग गए कि क्या बाओ से सहन यहाँ पर। सब लोग ना लिटरली उनकी साइड देख रहे थे और बाओ से सहन फिर से गुस्से में कहते हैं कि वीयिंग को कहीं भी कोई भी लेकर नहीं जाएगा। और वो उठकर आने लगती हैं वीयिंग की साइड, लेकिन उनके ना घुटनों में लग गई थी, नीज में लग गई थी, उस वजह से वो फिर से गिर जाती हैं। लैन कुरैन तुरंत उनके पास जाते हैं, बो डाउन होकर कहते हैं कि गुरुजी क्या मैं आपकी मदद करूं? तब बाओ से सहन ना गुस्से में ना एक ग्लेयर देती हैं और कहती हैं कि तुम मेरी मदद करोगे? लेकिन फिर वो ना अपनी साइड देखती हैं, उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हार्म हुआ था उस वजह से। तब वो कहती हैं कि ठीक है मेरी मदद करो, मुझे वीइंग के पास लेकर चलो, मुझे उसे चेक करना है। तब लैन कुरैन ऐसा ही करती हैं, वो बाओ से सहन को खड़े होने में और चलने में मदद करते हैं लैन कुरैन और वीइंग के पास लेकर आते हैं। बाओ से सहन वीइंग की नब्स को चेक करती हैं और कहती हैं कि ये फिर से गहरी नींद में चला गया है, हमें इसे जल्दी से जल्दी घर लेकर जाना होगा, इसे घर लेकर चलते हैं पहले। तब लैन सिचेन कहते हैं कि हाँ हमें इसे लैन क्लैन लेकर जाना होगा। तभी बाओ से सहन बहुत ज़्यादा गुस्से में देखती है लैन सिचेन की तरफ कि लैन क्लैन नहीं, मेरे घर लेकर चलो इसे। तब लैन सिचेन कहता है लेकिन कोई बात नहीं गुरुजी। लैन कुरैन कहते हैं कि ठीक है गुरुजी, हम आपके घर लेकर चलेंगे, इसको भी और आपको भी। अब थोड़ी देर बाद का ना हमें सीन शिफ्ट होके दिखाया जाता है। ये लोग सफ़र कर रहे होते हैं। बाओ से सहन वांग जी से कहती हैं कि तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दो इसे, ये एक्सेप्ट करेगा तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी हो, और किसी की भी एनर्जी ये एक्सेप्ट नहीं करता है। मैंने भी कोशिश की थी लेकिन इसने नहीं की थी, शायद तुम्हारी करे। तब वांग जी अपना हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि मुझे पता है ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद वांग जी उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देना शुरू करता है वीइंग को, और वीइंग ना उसे एक्सेप्ट कर रहा था लेकिन वो नींद से बाहर नहीं आ रहा था, वो सो रहा था, उसको कुछ भी याद नहीं है क्या हुआ क्या नहीं, बस वो गहरी नींद में चला गया। उसको वहाँ पे ना गहरी नींद में अब हमें एक सपना दिखाया जाता है वीइंग का कि वीइंग गहरी नींद में कर क्या रहा है। वीइंग गहरी नींद में चला गया था, वो वहाँ पे जाके ना वो उन्हीं पलों को याद कर रहा था जब आयुएन और सिजवी बहुत छोटे छोटे थे, 1 साल के भी नहीं हुए थे, और वांग जी उसके पास बैठा हुआ था लिटरली, और वांग जी वीइंग के लिए फ्रूट्स कट कर रहा था। आयुएन और सिजवी खेल रहे थे, तभी आयुएन सिजवी को खेलते खेलते धक्का दे देता है जिस वजह से सिजवी के लग जाती है। इस बात पर वीइंग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था। वांग जी नाराज़ नहीं हुआ था, तो वीइंग ना वांग जी से कहता है तुम नाराज़ क्यों नहीं हुए, तुम्हें पता है ये अभी ऐसा कर रहा है, ये बड़े होके भी ऐसा ही करेगा सिजवी के साथ। सिजवी मेरा कितना सीधा बच्चा है, वो बिल्कुल तुम पर गया, वो कुछ भी नहीं कहता है। और आयुएन तुम बहुत शैतान हो, तुम्हें मैं बहुत कड़ी पनिशमेंट दूंगा। ऐसा कह के वीइंग उसके कान को पिंच कर देता है, पकड़ लेता है और उसको ना डांटे जा रहा था। तब वांग जी कहता है वीइंग शांत हो जाओ प्लीज़, उसे मत डांटो। लेकिन वीइंग तो डांटे जा रहा था। तभी सिजवी आता है और कहता है मम्मा भाई को मत डांटो। ऐसी आवाज़ सुन के ना सिजवी की कि भाई को मत डांटो, और वो आयुएन के सामने आके खड़ा हो गया था। इस चीज़ को देखकर वीइंग ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। फिर वो हंसने लगता है, और सेम वो सपने में तो हंस रहा था, वो रियलिटी में भी हंस रहा था।
उसको हंसते हुए देख के वांग जी बाओ से सेन की तरफ देखता है। तब बाओ से सेन कहती हैं कि उसको अगर सपने में खुशी होती है, अगर वो सपने में हंसता है, अपनी गहरी नींद में वो जहाँ भी चला जाता है वहाँ पर वो हंसता है, तो वो रियलिटी में भी हंसता है। और अगर वो सपने में उसमें नींद में रोता है तो वो रियलिटी में भी रोता है। मुझे नहीं पता कि वीइंग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस वजह से हो रहा है, वो कैसे कर लेता है ऐसा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। इतना कह के बाओ से सेन चुप हो जाती हैं। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लिटरली ये लोग पूरे 4-5 घंटे का सफ़र तय करके बाओ से सेन के घर आ चुके थे। बाओ से सेन उसे अपने घर में जो दवाइयों का जो रूम था ना, मेडिकल किट जहाँ रखी हुई थी, बहुत सारी दवाइयाँ रखी थी वहाँ पे ले जाती हैं और कहती हैं कि पहले मुझे अपनी दवाई करनी पड़ेगी, क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे। तब लेन कुरैन अपने साथ वेनजिंग को लेकर आए थे। वेनजिंग कहती है कि मैं एक फिजिशियन हूँ और मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। इसके बाद वेनजिंग उनको ट्रीट करती है, उनका जितना भी लॉस हुआ था बॉडी में, जहाँ जहाँ उनको चोट लगी थी, उन सब जगह पे दवा लगा के पट्टी करती है। और फिर वो पूछती है, आपने पहले भी वीइंग को ठीक किया था ना, आपने कैसे ठीक किया था, क्या आप मुझे बता सकती हैं। मैं एक फिजिशियन हूँ, मैं उसे चेक करना चाहती हूँ एक बार। तब बाओ से सेन अपना हाँ में सिर हिला देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मैंने उसे कैसे ठीक किया था, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक है, उसे तुम लोग नहीं कर सकते हो और मैं भी तब तक नहीं कर पाऊँगी जब तक मैं ठीक नहीं हो जाऊँगी। तब वेनजिंग कहती है कि ठीक है, लेकिन क्या मैं गुरुजी की परमिशन हो तो मैं वीइंग को चेक कर सकती हूँ। तब बाओ से सेन अपना सिर हाँ में नोट करती हैं और कहती हैं कि ठीक है, लेकिन उसे कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। तब वेनजिंग कहती है कि मैंने इससे पहले भी वीइंग को ट्रीट किया है, मैंने उसका हमेशा ध्यान ही रखा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। वेनजिंग वीइंग को चेक करके बाहर आ गई थी और बाहर आके वो बहुत ज़्यादा टेंस थी, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रही थी। उसको ऐसे टेंशन में देख के वांग जी, लेन सिचेन, लेन कुरैन, जियांग फेनमियांग, मैडम यू, जियांग चैंग, नी मिंजू, ये सब ना बहुत ज़्यादा बरेड हो गई थी कि वेनजिंग इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों है। उसका पूरा फेस उतरा हुआ था, उसका फेस ना पीला पड़ा हुआ था वीइंग के बारे में सोच सोच के। तब हिम्मत करके लेन कुरैन, वांग जी कुछ बोलना चाहता था लेकिन उससे पहले ही लेन कुरैन कहते हैं कि वेनजिंग, तुमने वीइंग को चेक किया ना, क्या हुआ, वीइंग ठीक तो हो जाएगा, उसको कब तक होश आएगा। तब वेनजिंग कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, लेकिन वीइंग अभी ठीक नहीं हो सकता है और मुझे नहीं पता कि वो कब तक ठीक होगा, ये उसके हाथ में है, हमारे नहीं। वो अपने आप को खुद ठीक कर सकता है, हम उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। वो जिस जगह है, वो जहाँ पर भी है, वो इस समय हैप्पी है। वो जिस भी नींद के सहारे जहाँ भी पहुँच चुका है, वो टेलीपैथी में है, लेकिन वो किसी को भी दिखा नहीं रहा है, वो खुद देख रहा है क्योंकि उसको सुकून मिल रहा है वहाँ पे। और मुझे नहीं पता कि वो कब तक होश में आएगा, वो ऐसे कितने दिन ऐसे ही रहेगा, मुझे नहीं मालूम। और दूसरी बात ये कि जो यिन टाइगर सील है वो उसने अपनी ताकत से बनाई थी, जो उसकी बॉडी की ताकत थी उससे उसने बनाया था उसे। और यिन टाइगर सील, उसकी बॉडी की ताकत उसको कहीं ले गई है, वो गहरी नींद में है यिन टाइगर सील की वजह से। हमें उसकी बॉडी से उसे अलग करना होगा, वो दोनों एक हो गए हैं, वो इससे अलग नहीं है, वो पहले इससे अलग थी। जब वीइंग ने उसे बनाया था तब वो इससे अलग थी, शायद पहाड़ी पे से जब ये गिरा तब ये एक हो गए होंगे। मुझे महागुरु बाओ से सेन ने बताया है कि ये यिन टाइगर सील को उन्होंने इसकी बॉडी से, वीइंग की बॉडी से अलग किया था, तब जाके वीइंग को होश आया था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगी थी इनकी और वीइंग के डेथ के पूरे चांस थे। इस वजह से उन्होंने बहुत टाइम तक इंतज़ार किया था वीइंग के सही होने का, तब जाके उन्होंने उसे अलग किया था। इतना सुनने के बाद लेन कुरैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कैसे भी करके उसे ठीक करो,
मुझे नहीं पता, उसे ठीक करो। लेन कुरैन को ऐसे देख के ना सब लोग शॉक्ड थे कि क्या वीइंग तो इतना शरारती था, उसके बावजूद लेन कुरैन ऐसे। तभी वांग जी कहता है कि क्या मैं उसे चेक कर सकता हूँ। तब वेंजिंग कहती है हाँ तुम उसे चेक कर सकते हो, लेकिन उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करना। शायद वो तुम्हारी आवाज़ सुन के तुम उससे बातें करो, शायद वो तुम्हारी आवाज़ सुन के होश में आ जाए, क्योंकि वो हमारी बातें सुन तो रहा है लेकिन हमें कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है वो। तब वांग जी अंदर वीइंग के पास चला जाता है। इधर बाहर लेंसी चैन वेंचिंग से पूछते हैं कि क्या बात है, तुमने पूरी बात नहीं बताई है वांग जी के सामने। तब वेंचिंग कहती है कि वीइंग की गोल्डन कोर। इतना कहने के बाद वो चुप हो गई थी। तब जियांग चैंग कहता है क्या हुआ है उसकी गोल्डन कोर को, तुम बोल क्यों नहीं रही हो, बोलो ना क्या हुआ है। तब वेंचिंग कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं अब और ज़्यादा छुपा नहीं सकती हूँ। तुम्हें याद है जियांग चैंग, जब वैन रूहान के बेटे ने वैन चाओ ने तुम्हारी गोल्डन कोर को ख़त्म कर दिया था, तब बाओसी सेलन तुमसे नहीं मिली थी। वीइंग ने अपनी गोल्डन कोर तुम्हें दे दी थी, और उसके अंदर जो गोल्डन कोर है वो वांग जी ने और एक जो भी फिजिशियन है, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ लैन क्लैन के, उन्होंने किसी और कल्टीवेटर की एक गोल्डन कोर वीइंग के लगाई थी, वीइंग में ट्रांसपेरेंट करी थी, लेकिन वो गोल्डन कोर अब वीइंग को खा रही है अंदर ही अंदर। उसी वजह से वीइंग बहुत कुछ भूल चुका है, उसी की वजह से वीइंग इतना ज़्यादा वीक है, वो वीक होता जा रहा है। उसकी गोल्डन कोर उसकी बॉडी को सूट नहीं कर रही है और उसके माइंड में बहुत बुरा असर डाल रही है। उसकी गोल्डन कोर को पता है कि वीइंग उसका असली मालिक नहीं है, इस वजह से उसकी गोल्डन कोर उसे अंदर ही अंदर इन्फेक्ट कर रही है। इस बात को सुनकर लैन कुरैन लेंसी चैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वांग जी ने हमें कभी बताया क्यों नहीं, वीइंग के पास गोल्डन कोर नहीं है। जियांग चैंग तो लिटरली इस बात को सुनकर कि वीइंग ने अपनी गोल्डन कोर उसको दे दी थी, इस बात को सुन के जियांग चैंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता, बहुत ज़्यादा उसको ना एकदम धक्का सा लगता है बहुत ज़्यादा, और वो ना वहीं पे ना बैठ जाता है फर्श पे। वो गिर गया था, बैठा नहीं था, वो गिर गया था, और वो गिरने के बाद ना एक आवाज़ हुई, उसके गिरने की वजह से बहुत जोर की उसके बैक में लग गई थी। वहाँ पे एक लकड़ी का स्टूल रखा था, उससे ना जियांग चैंग के बैक में लग गई, लेकिन जियांग चैंग को पता नहीं चला, उसको दर्द का एहसास नहीं हुआ। उसे ऐसे देख के लेंसी चैन बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। मैडम यू कहती हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो तुम्हें देना चाहता था, तुमने थोड़ी उससे मांगा था, तुम होश में आओ, हमें अभी वीइंग की भी चिंता है और तुम ऐसे कर रहे हो, जियांग चैंग होश में रहो, ऐसे करके ना डांट रही होती हैं। तभी वेंजिंग कहते हैं कि राजकुमार जियांग आप प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, ऐसे रिएक्ट मत कीजिए, उसने अपनी मर्जी से आपको अपनी गोल्डन कोर दी थी, आपने उससे ज़बरदस्ती नहीं ली है। अगर आप कोई फेवर करना ही चाहते हैं तो एक फेवर आप कीजिए। तब जियांग चैंग तुरंत वेंजिंग की साइड देखता है और कहता है क्या। तब वेंजिंग कहती है कि आप एक फेवर कीजिए, आप उसकी गोल्डन कोर उसे वापस कर दीजिए। इस बात को सुनकर जियांग चैंग तैयार हो जाता है वीइंग की गोल्डन कोर वीइंग को वापस देने के लिए, लेकिन तभी मैडम यू कहती हैं क्या कोई और रास्ता नहीं है, तुम्हें पता है ना इसमें कितना रिस्क होता है, इंसान की जान भी जा सकती है। तभी वेंजिंग कहती है कि और कोई रास्ता नहीं है उसे बचाने का भी। इतना सुनने के बाद लेंसी चैन कहते हैं प्लीज़ मिस वैन, कोई और रास्ता होगा, आप देखिए ना कोई और रास्ता मिल जाएगा, आप ढूंढिए। तभी सिजवी आता है और कहता है आंट वैन, क्या मैं अपनी गोल्डन कोर अपनी मम्मा को दे सकता हूँ। तब वेंचिंग उसकी साइड देखती है और हंस के कहती है तुम अभी बहुत छोटे हो सिजवी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब सिजवी कहता है नहीं, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, क्या मेरी गोल्डन कोर मम्मा को लग सकती है।
अगर ऐसा हो सकता है तो आप मेरी गोल्डन कोर मेरी मम्मा को दे दीजिए, लेकिन मेरी मम्मा को ठीक कर दीजिए प्लीज़ आंट वैन, ठीक कर दीजिए। और वो सिजवी ना ऐसा कहते ही कहते ना बहुत तेज रोने लग जाता है और वेंचिंग के गले से लग जाता है और कहता है आंट प्लीज़ मेरी मम्मा को बचा लीजिए। वेंचिंग उसको हक करती है, उसके सिर पे हाथ फिराती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मा को ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी गोल्डन कोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वेंचिंग उसे आराम से बिठाती है, उसे काम डाउन करती है और फिर वहाँ से अंदर वीजिंग के पास चली जाती है, वीजिंग को चेक करती है। वीजिंग का जो माइंड है ना, उसमें एक साइड जहाँ पर वांगजी है वो उसी साइड है अभी, लेकिन अगर वो होश में था जब वो उस टाइम पे इन सबको भूल गया था। ये बात वांगजी बताता है वेंचिंग को कि वीजिंग को कुछ भी याद नहीं था, वीजिंग हमें भूल चुका था, उसको मैं भी याद नहीं था। और वांगजी इन सब बातों को रोते हुए कह रहा था वेंचिंग से। वेंचिंग को इतना बुरा लग रहा था वांगजी को ऐसे रोते हुए देख करके, क्योंकि वो इतने सालों से देख रही है वांगजी कितना अच्छा इंसान है, कितना उसका कोल्ड नेचर ज़रूर है लेकिन वो बहुत अच्छा है। वो दूसरों की हमेशा हेल्प करता है, किसी के भी साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करता है। ऐसे इंसान को रोते हुए देख कर ना वेंचिंग को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और वो कहते हैं कि वांग जी प्लीज़ आप रो मत, मैं वीजिंग को चेक करती हूँ, मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लूँगी। ऐसा कह के वेंचिंग कहती है कि अब आपको बाहर चले जाना चाहिए। वो सो रहा है, वो लिटरली जो भी सपना देख रहा था उसमें वो सो रहा है अभी, आपको बाहर आराम करना चाहिए आपको भी। वांगजी अपने सर को नोट करता है लेकिन वो वीजिंग के पास से जाता नहीं है, वो वीजिंग के पास ही बैठा रहता है। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन।